हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड का है। और यहीं से जो भी क्वेश्चन पूछता है यहीं से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो कि हमने सेलेक्ट किया है अभी तक 1 to 4 चैप्टर का, ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो इसमें आपको सही क्रम बताने हैं, ठीक, सही क्रम पूछा है। तो इसमें से कह रहा है ऑप्शन ए युग्मनज, फिर कह रहा है संयुग्मन, फिर कह रहा है कि भ्रूण जनन, फिर कह रहा है युग्मनज। इसका मतलब क्या आप समझें? बोल रहा है कि युग्मक जनन, ठीक है, ये तो बात सही है कि सबसे पहले युग्मकों का जन्म होता है, ठीक है, शुक्राणु और फिर से अंडाणु का जन्म होता है, ठीक है, यानी कि उनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कह रहा है कि संयुग्मन होता है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि भ्रूण जनन, क्या फिर उसके बाद भ्रूण जनन हो जाता है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर कह रहा है कि युग्मनज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो कि हमने आप लोग को बताया था कि जो युग्मक जनन होता है फिर उसके बाद संयुग्मन होता है, और जब नर और मादा दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसके बाद द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज बनता है। और फिर युग्मनज से आगे चल करके क्या बनता है, तो आगे चल करके फिर भ्रूण बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद में रखिएगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया है। तो कब शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1941, ऑप्शन बी बोल रहा है 1951 और ऑप्शन सी बोल रहा है 1961, डी कर रहा है 71। तो अब बताइए इसमें से कौन होगा ऑप्शन। तो ये हमारा जो बी होगा, बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, 1951, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस के द्वारा जांच किया जाता है, जो कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, तो पहला बोल रहा है कि एमनियोसिंथेसिस में किसकी जांच होती है, जैसे भ्रूण का स्वास्थ्य का पहला बोला है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोल रहा है लिंग, ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है अनुवांशिक संरचना, फिर बोल रहा है ऑप्शन डी ये सभी। तो हमने बताया था कि एमनियोसेंटेसिस में, ठीक है, माँ का जो यूट्रस होता है मदर का, ठीक है, उससे एमनियोटिक लिक्विड को निकालकर इन सभी को चेक किया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक कहने का मतलब है जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है। तो बच्चे का जन्म कौन कौन देते हैं इसमें से, कह रहा है पहला आंसर ऑप्शन बोल रहा है मुर्गी, फिर गाय, बकरी, मनुष्य। तो देखिए सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि सजीव प्रजक नहीं है, नहीं है, यानी कि वो अंडा देने वाला होना चाहिए। तो अंडा कौन देता है, ये सब तो बच्चे देते हैं, मनुष्य भी बच्चा देता है, बकरी भी बच्चे देते हैं, गाय भी बच्चा देता है, ठीक। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मुर्गी यानी कि सजीव प्रजक नहीं है, ये अंड प्रजक होती है, ठीक। अब देखिए आगे ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक का मतलब होता है जो कि अंडे देते हैं, जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इसमें से अंडे देने वाली कौन सी है, कह रहा है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो इनमें देखिए दोस्तों ये सभी के सभी अंडे देते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। तो आगे हमारा क्वेश्चन बोला है कि उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी पादप वो नहीं होना चाहिए। उभयलिंगी कहने का मतलब होता है द्विलिंगी, तो यानी कि द्विलिंगी पादप नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, पपीता और खजूर होते हैं जो एक लिंगी होते हैं। तो आपको बहुत ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान रहे कि पपीता जो हमारा होगा सही आंसर होगा। ये सब के सब जो सरसों हो गया, मक्का हो गया, गुलहड़ हो गया, तो ये सब के सब द्विलिंगी हैं, ठीक है, यानी कि जिनको हम उभयलिंगी बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है, कंद, ठीक है। तो कह रहा है कि कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। तो इसमें से कौन होगा, तना का, कंद जो है तना का होगा, ठीक है।
अब देखिए हमारा 8 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में पूछा है तो हमने बताया था कि जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट में बाह्य मुकुलन होता है। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक, यानी कि बडिंग। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये ए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 124 बोला है, यानी कि 1/4 होता है ना, तो 1/4 इसमें से 124 का 1/4 कौन होगा, तो ये हमारा ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित कहने का मतलब होता है एन। ठीक है, तो इसमें से एन कौन होता है, अगुणित। यहाँ पर बोल रहा है कि अंडाशय। ठीक, यहाँ पर कह रहा है पराग कोश, यहाँ पर कह रहा है पराग, यहाँ पर कह रहा है युग्मनज। तो देखिए ये सब के सब द्विगुणित होते हैं। युग्मनज जो होता है 2n होता है, पराग कोश जो है ये भी 2n होता है। ठीक है, अंडाशय भी 2n होता है। ठीक, तो इसमें से जो पराग होगा, यानी कि पराग कण जो होगा, ठीक है, पोलन ग्रेन, वो होता है अगुणित, यानी कि फूल का ये नर युग्मक है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल कहने का मतलब होता है असत्य फल। क्या होता है, असत्य फल। ठीक है, और इसमें से असत्य फल यानी कि उसका निर्माण जो होना चाहिए ना, पुष्पासन से होना चाहिए। ठीक है, बीजांड से नहीं। ठीक, तो इसमें से देखिए आम तो होगा नहीं, नींबू तो होगा नहीं, ठीक है, धान भी नहीं होगा, तो हमने आप लोग को लिखवाया था, ठीक है, कि सेब। ठीक है, एग्जाम्पल में डलवाया था, कूट फल का एग्जाम्पल सेब होता है। ठीक, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि द्विबीजपत्री के सामान्य भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश बोला है, केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। ठीक है, तो भ्रूण कोश में बताए थे कि 3+ इधर 3 सेल होते हैं। ठीक है, बीच में 2 होता है। ठीक, इधर भी फिर 3 होते हैं अंड कोशिका के पास। ठीक है, तो ये हमारा कौन होगा, 3+2+3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है भूमि फलनी फल। भूमि फलनी कहने का मतलब होता है कि जो हमारा ये मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, सॉइल के अंदर मतलब कि फल लगने वाला। ठीक है, सॉइल के अंदर फल लगने वाला। ठीक है, तो सॉइल के अंदर इसमें से कौन लगता है, तो आलू भी सॉइल के अंदर लगता है। ठीक है, मूंगफली भी सॉइल के अंदर ही लगता है, प्याज भी अंदर ही लगता है, अदरक भी अंदर ही लगता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख कर चौंकिएगा मत, यहाँ पर फल बोला है, फल। ठीक है, तो फल इसमें से कौन है, तो मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली फल में आता है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परागण, वायु परागण किस में होता है, तो यहाँ बोल रहा है कि लिली, घास, ठीक है, ऑर्किड में, लेग्यूमस में। तो देखिए हमारा जो वायु परागण होता है सबसे अधिक, ठीक है, यानी कि वायु परागण जो है घासों में होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड। एनाट्रोपस कहने का मतलब होता है कि उल्टा। ठीक है, तो एनाट्रोपस बीजांड होता है तो कैसा होता है, सीधा होगा क्या, कभी नहीं। टेढ़ा होगा क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में हमारा है ना उल्टा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछा है। ठीक है, किसकी जनसंख्या, तो भारत की। तो हम लिखवाए थे आप लोग को, तो उस टाइम क्या था, 35 करोड़ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल में गुजरा। ठीक है, तो 11 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 11 जुलाई। ठीक, जो कि बताए थे कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें ये 11 जुलाई को क्या, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए हमारा 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरीर में किस हिस्से में, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है, यानी कि शुक्राणु को कहाँ कहाँ मारा जाता है। पहला कह रहा है कि योनि, फिर कह रहा है कि ग्रीवा, फिर कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब, और बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। तो बताइए जो योनि है, योनि में भी वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है और वहाँ उसके ग्रीवा पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि फैलोपियन ट्यूब में तो होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए एवं बी दोनों। ठीक,
अब देखिए कह रहा है कि अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश। तो अंडवाहिनी में अगर युग्मक को डायरेक्ट डाल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? ठीक, तो ये हो गया इंट्रा, ठीक है, इंट्रावेनस, ये फैलोपियन, और तो ये हो जाएगा हमारा IVF, ठीक है, IVF यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 20 बोल रहा है कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट क्या है? लखनऊ होगा क्या, इलाहाबाद, दिल्ली, पुणे? तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली है, सहेली, ठीक है। तो सहेली को कैसा लेना पड़ता है? क्या रोजाना इसको लेते हैं कि साप्ताहिक लेते हैं कि तिमाही पर 3 माह पर लेते हैं कि माह में 1 बार लेते हैं? तो देखिए ये जो सहेली है, सहेली में हमने बताया कि आप लोग ये बताया गया था कि सहेली जो है, सहेली को साप्ताहिक लिया जाता है। और ऐसे याद रखने का तरीका भी है, स से सहेली, स से साप्ताहिक, ठीक है, सहेली साप्ताहिक लिया जाता है। अब देखिए कह रहे हैं कि निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि, शल्य विधि का मतलब होता है ऑपरेशन करके, ठीक है। निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि है, तो शल्य विधि इसमें से कौन है? शल्य विधि तो कह रहे हैं वैसेक्टोमी जो कि पुरुषों में होता है, नसबंदी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी यानी कि स्त्रियों में जो ऑपरेशन होता है, ठीक। और यहाँ पर कह रहे हैं कि MTP, ठीक है, चिकित्सा का गर्भ समापन होता है। तो ये भी क्या है, सबके सब ऑपरेशन वाला है, तो यानी कि सब में ये होगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित यानी कि क्या? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो यौन संचारित रोग क्या होता है? यानी कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर बीमारी अगर फैल रहा है, ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो उसको हम लोग यौन संचारित रोग कह देते हैं, ठीक है। तो मलेरिया क्या वैसे होता है क्या? यौन संचारित रोग होगा? डेंगू होगा क्या? इसमें बोल रहा है नन, तो ये सब तीनों के तीनों गलत है। एड्स हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, HIV, एड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा होती है? तो यौन संचारित रोग की जांच जो कि आप लोग को अभी फ़िलहाल में हम बताए थे, ठीक है, जिसमें कि DNA संकरण द्वारा भी आता है, ठीक है, पॉलीमरेज चैन प्रतिक्रिया भी आ रहा था, PCR जो कि बताए थे, PCR, ठीक। अब देखिए ये बोल रहा है कि इलीसा द्वारा, इलीसा के थ्रू भी किया जाता है अनुवांशिक, ये तो यौन संचारित रोग बोला है, ठीक है, यानी कि अनुवांशिक जो बीमारी होता है वो फैलते रहता है इस तरह का। इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक तो हमको लग रहा है कि सब लोग को याद ही होगा, ठीक है। तो बंगाल का आतंक इसमें से किसको बोला जाता है? जलकुंभी को, ठीक है। अब देखिए 26 बोल रहा है कि सल्क कंद, सल्क कंद यानी कि वाल्व, वाल्व मतलब कि किस में पाया जाता है? इस तरह का संरचना, ऐसे ऐसे पूरा एक लेयर की एक लेयर ऐसे पूरा ढक के रहता है। तो इस तरह का संरचना देखिए ये प्याज में रहता है, ठीक है। इस तरह का संरचना किस में होता है? तो हम लोग को प्याज में दिखने को मिल जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? कह रहा है कि अदरक, दूब घास, ये तो होगा नहीं, आलू, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्याज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब के सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा और इसको हो सके तो अभी से याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सब ही क्वेश्चन को रिपीटेड पूछते रहता है, ठीक। तो 1 से जो 4 चैप्टर तक हमने सेलेक्ट किया है तो उसमें से ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग से एक और भी कहना चाहूँगा कि आप लोग को ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, इतना मेहनत भी लग रही है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आप लोग उतना शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं, जिससे कि मुझे मतलब मोटिवेशन मिल सके, मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो कृपया आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 बोल रहा है कि केचुआ प्राणी है, केचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी है कि द्विलिंगी है कि अलिंगी है कि नपुंसक है? तो देखिए दोस्तों केचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है, ठीक है, उसको मतलब कि किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है किसी अन्य केचुआ पर, ठीक है, वो खुद द्विलिंगी है, अपने आप में वो पूर्ण है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि मध चक्र, ठीक है, मध चक्र, मध चक्र कहने का मतलब होता है कि यानी कि ओस्टर साइकिल आपसे पूछा है, तो मध चक्र यानी कि जितने भी जानवर होते हैं,
ठीक है, सब में मध चक्र पाया जाता है। जानवर के जितने भी मतलब कि मादा हो गए, मादा जानवर, तो उन सब में मध चक्र पाया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गाय, भेड़, कुत्ता, तो ये सब में भी तो मादा जानवर तो होते ही हैं। ठीक, तो इनमें से सभी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो जलकुंभी जो है 65,000 की अगर बात करें तो 65,000 मात्र 8 महीना के अंदर ही मतलब ये कर लेता है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए इसको ये क्या बंगाल का आतंकवाद बोला गया था। पूरे जलाशय को ही क्या किया था कि कवर कर लिया था, छेक लिया था ऊपर से। ठीक है, और जितने भी जलीय जीव थे या फिर जो भी जलीय पौधे थे उन सबको नहीं होने दिया था, यही पूरा जलाशय को छेक लिया था। और इसलिए फिर इसको क्या बोल दिया गया था, ये बंगाल का आतंकवाद बंगाल में लगाया गया था। तो ठीक है, इसके वजह से क्या हुए थे, पूरा ऑक्सीजन को छेक लिया, लाइट उठ नहीं जा रहा था अंदर की ओर, ठीक, पानी में। तो इसके वजह से क्या हो रहे थे, सारे जलीय जीव और पौधे मर जा रहे थे, इसलिए इसको बंगाल का आतंकवाद घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी, ठीक है, यानी कि इसमें से द्विलिंगी नहीं है। तो देखिए जोंक जो है द्विलिंगी होता है, केंचुआ भी द्विलिंगी होता है, फीता कृमि भी द्विलिंगी होता है, लेकिन जो घरेलू मक्खी होती हैं वे एकलिंगी होते हैं। देखते होंगे कि जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को देख लीजिएगा इस तरह से बैठी हुई। ठीक, तो यानी कि घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं क्या होती हैं, द्विलिंगी होती हैं, और द्विलिंगी नहीं होती है, सॉरी, यानी कि एक लिंगी होती हैं। बाकी सब के सब इसमें जो ऑप्शन ए, बी और सी है सब के सब क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अर्थात उभयलिंगी होते हैं। और इसमें से जो घरेलू मक्खी है ये एक लिंगी होती है। ठीक, अब देखिए द्विनिषेचन की खोज। ठीक है, द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो द्विनिषेचन का बताए थे कि 1800 ठीक है 89 में क्या किया था, 1889 में नवासी ने किया था। ठीक है, तो इसको हमने याद करने को बताया था कि 89 से नवासीन। ठीक है, लेकिन इसको हमने क्या बोला था कि उलट देना है। ठीक है, याद है ना, तो यानी कि 1898 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा, ये ना कि आप लोग भी बोल दीजिएगा नवासीन से नवासी, नहीं, हम बताए थे कि नवासीन से नवासी तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसको उल्टा कर देना है, 9 को इधर ला देना है, 8 को इधर ला देना है। ठीक है, यानी कि 1898 में किया था। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 32 क्या बोल रहा है, आगे की ओर देखते हैं। कह रहे कि सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है, तो कितने घंटे के बाद खो देती है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि 3 घंटे, ऑप्शन बी कह रहा है 2 घंटे, सी कह रहा है 4 घंटे, डी कह रहा है 5 घंटे। तो याद रहिए हमने आप लोग को नोट्स में लिखवाया था, नोट में लिखवाया था। ठीक है, ये 3 घंटे में खो देती है। अब देखिए 33 हमारा कह रहा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बताइए पराग कण में विशेषकर कौन सी विटामिन पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सभी से मतलब कि सभी लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये सभी से हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है। जोना पेलुसिडा जो उसकी जो पहली बाहर की सबसे लेयर होती है शुक्राणु, ये अंडाणु की, ठीक है, तो किसके मदद से वो मतलब कि विभेदित कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो जो एक्रोसोम से जो स्राव निकलता है शुक्राणु के एक्रोसोम से, ठीक है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को एक्रोसोम से यानी कि ऊपर की ओर जो रहता है ये पार्ट, ठीक है, तो एक्रोसोम से जो स्राव निकलता है उसी के मदद से क्या करता है कि जोना पेलुसिडा को विभेदित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए 35 कह रहा है कि अंडाशय पाए जाते हैं, तो अंडाशय बताइए अंडाशय किस में पाया जाता है, कह रहे कि नर जनन तंत्र में, क्या नर जनन तंत्र में अंडाशय पाया जाता है या मादा जनन तंत्र में, फिर कह रहा है कि दोनों में हो सकते हैं, क्या दोनों में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय सिर्फ मादा में पाया जाता है। ठीक है, मादा में एक जोड़ा अंडाशय यानी कि 2 अंडाशय होते हैं, और पुरुष में क्या होते हैं तो वृषण होते हैं, पुरुष में क्या होते हैं तो वृषण होते हैं, ये भी एक जोड़ा यानी कि ये भी 2 होते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा 36 क्या कह रहा है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न, ठीक है, मादा युग्मक है, तो
तो अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न होता है युग्मक तो मादा ही है, मादा युग्मक। ठीक है, तो मादा युग्मक इसमें से क्या होगा, क्या शुक्राणु होगा या अंडवाहिनी होगा? तो अंडवाहिनी क्या है, मादा जनन तंत्र है, ये तो उसका भाग है ये। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रोस्टेट, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अंडाणु यानी कि अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु। ठीक, अब देखिए 37 कह रहा है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्राइवेसी दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि इसमें से कौन हो जाएगा, अधिवृषण तो होगा नहीं। ठीक है, शुक्रवाहक भी नहीं होंगे। ठीक, तो वृषण यानी कि वृषण में ही क्या होता है, ये नर युग्मक जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है इसके जर्म कोशिका में। ठीक है, और सर्टोली कोशिका क्या करता है, उसको नॉरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए हमारा 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नर में वृषण कोष स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है? ठीक है, कह रहा है कि वक्ष गुहा में। क्या वक्ष गुहा में रहता है, वक्ष में रहता है क्या? फिर कह रहा है कि उदर गुहा में। क्या उदर गुहा में, पेट में अंदर रहता है उदर गुहा में? ठीक, फिर कह रहा है कि उदर गुहा के बाहर, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? भ्रूण पोष बोला है, भ्रूण कोष नहीं। ठीक है, भ्रूण पोष बोला है। ठीक, तो इसमें से कौन होता है, जो कि हम लोग देखे थे कि एंटीपोडल सेल ऊपर की ओर ऐसे रहते हैं 3। ठीक है, फिर यहाँ पर अंड कोशिका के पास सहायक कोशिकाएं होती हैं 2 ठो, एक ठो इधर एक ठो इधर। ठीक, और बीच में जो होता है द्विकेंद्रकीय कोशिका होते हैं। ठीक, द्विकेंद्रकीय कोशिका होते हैं। तो जो पहला नर युग्मक आया था तो इसमें जाकर कहाँ चला गया था, पहला नर युग्मक चला गया था सहायक कोशिका को तोड़ करके कहाँ, अंड कोशिका के केंद्रक से जा मिला था। और दूसरा जो नर युग्मक इसमें आया था, ठीक है, तो वो कहाँ चला गया था, द्विकेंद्रकीय कोशिका से जाकर मिल गया था। इस प्रकार यहाँ पर त्रिसंलयन होता है और ये त्रिसंलयन के दौरान ही ये भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसलिए भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित यानी कि त्रिगुणित 3n का होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भ्रूणपोष जो होता है 3n होता है यानी कि त्रिगुणित होता है। और त्रिसंलयन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी घटना को द्विनिषेचन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार निषेचन हुआ, जो पहला वाला जो नर पराग कण है यहाँ आया, सहायक कोशिका से टूट करके अंड कोशिका में जाकर मिल गया। ठीक है, उसके केंद्रक से, तो यानी कि पहला बार यहाँ मिलन हुआ जहाँ पर भ्रूण बना। ठीक, और फिर उसके बाद जो पीछे वाली जो ये है, ठीक है, नर युग्मक यानी कि पराग कण, ये चल जाता है कहाँ, आगे की ओर चल जाता है द्विकेंद्रकीय कोशिका से जा मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 2 बार इस तरह से मिलन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको द्विनिषेचन कह देते हैं। और द्विनिषेचन का ही खोज नवाश्चिन ने किया था, जो कि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, 1898 में। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 बोल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा 39 में क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो कह रहा है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, यानी कि भ्रूणपोष किससे जाकर मिला, तो मतलब द्वितीय भ्रूणपोष कैसे बना, तो जो दूसरा नर युग्मक था, ठीक है, वो जाकर द्वितीयक केंद्रक से मिला, तब जाकर ये भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 40 बोल रहा है कि एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है, एक्रोसोम अभी हमने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डीएनए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आरएनए। ठीक, और ये दोस्तों जैसे कि ये 40 नंबर क्वेश्चन का ये कट गया है। ठीक, हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन नंबर हम सी दे देते हैं आप लोग को। ठीक है, सी में दे देते हैं ये शुक्राणु। ठीक, सी देते हैं आप लोग को शुक्राणु। ठीक है, और डी बोल देते हैं कि इनमें सभी। तो देखिए, तो हमारा जो शुक्राणु है ना, यानी कि शुक्राणु में क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं, तो हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एस्ट्रोजन, ठीक है, एवं प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से नियंत्रित हो, कहाँ से स्रावित होता है, कह रहा है अंडाशय, फिर कह रहा है वृषण, सी बोल रहा है अपरा। ठीक है, और डी बोल रहा है किडनी। तो हम लिखवाए थे आप लोग को कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन, तो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन में ये दोनों लिखवाए गए थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपरा। 42 बोल रहा है कि प्रत्येक मासिक चक्र
ठीक है, के दौरान अंडोत्सर्ग होता है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान। तो बताइए क्या दोनों अंडाणुओं का होता है, दोनों अंडाणुओं से, कि एक अंडाणु से होता है, कि दो से अधिक अंडाणुओं का होता है। ठीक, यानी कि वहाँ पर मतलब प्रत्येक मासिक चक्र में कितने अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडाशय से, ठीक है, कितने अंडाणु निकलते हैं, वहाँ से कितने अंडाणु निकलते हैं, तो मात्र एक ही निकलता है। ठीक है, तो एक अंडाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक, अब देखिए 43 कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में, किसमें, तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की कहाँ होगा, लीवर में होता है क्या। ठीक है, नर हार्मोन। ठीक है, फेफड़ा में होता है क्या, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और सी बोल रहा है किडनी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अंडकोश है, ये हमारा ऑप्शन के अनुसार ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल है। ठीक है, तो मानव मादा में गर्भकाल क्या होता है, ऑप्शन ए बोल रहा है 30 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है 19 डेज यानी कि 90 दिन। ऑप्शन सी बोल रहा है 9 मंथ, ठीक है, यानी कि 9 माह। ऑप्शन डी बोल रहा है 19 माह। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमारा 45 बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कि द्विगुणित कहने का मतलब होता है कि 2n। ठीक है, 2n संरचना कौन है इसमें से, करें कि शुक्राणु, शुक्राणु तो ये नर युग्मक है, तो ये तो अगुणित हो गया। अंडाणु ये मादा युग्मक है, ये भी अगुणित हो गया। अब भ्रूण पोष जो कि हम लोग अभी देखें कि त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। ठीक, तो युग्मनज हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 46 बोल रहा है कि क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। तो क्राइजीन जो कि बताया गया था, जो बीटी कॉटन तैयार किया गया था, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। ठीक है, यानी कि बीटी कॉटन को जो तैयार किया गया था बीटी जीवाणु को लेकर के। ठीक है, तो इससे ये मतलब कि इसको बनाया गया था किस तरह का, तो कपास को बनाया गया था, कपास फसल को। तो यानी कि क्राइजीन ये जो है ना, इसी से बचाता है बॉल कृमि। ठीक है, यानी कि कपास हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 47 बोल रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। तो RNAi, ठीक है, उसके बाद ही मैं लिखवाया था कीट प्रतिरोधक पादप। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, क्या पॉपी होगा, क्या पॉपी भी नहीं होगा, आलू भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, तो हमारा ये तंबाकू आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए अगर है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में मतलब किसको बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग हम लोग मानव इंसुलिन को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए 49 कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। तो पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी, तो कह रहा है सूत, ये बिल्कुल गलत है। अलसी ये भी गलत है। मटर ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तंबाकू हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कि आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले ट्रांसजेनिक फसल जो है तंबाकू को बनाया गया था। ठीक है, अभी भी जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट किया कीजिए कि मतलब कि किस तरह का यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग को हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और दोस्तों के पास यानी कि जिन लोग को ज़रूरत है, ठीक है, जो लोग इस बार मतलब 24 में एग्ज़ाम देना है उन लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक, तो आगे की क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन अब रह गया है 50 नंबर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने का मतलब है कि RDNA। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि जेम्स डी वाटसन, ठीक है, ये भी गलत है। फिर डी बोल रहा है कि सटन एवं एवरी। ठीक है, फिर कह रहा है कि एस कोहन एवं एच बोयर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, एस कोहन एच बोयर ने। ठीक है, तो हमारा जो है आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक्स।